तो हेलो दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रोनिक किडनी डिजीज। इसके पहले ऑलरेडी मैंने AKI दैट इज एक्यूट किडनी इंजरी के ऊपर वीडियो अपलोड कर दिया है। तो वो भी आप देखना चाहते हो तो जाके देख सकते हो, आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। और वीडियो थोड़ा सा क्वालिटी डाउन हो जाता है यूट्यूब में अपलोड करने के बाद, तो ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा वीडियो को क्वालिटी बढ़ा लो ताकि आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिले। तो चलिए जल्दी से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं क्रोनिक किडनी डिजीज। तो डेफिनेशन ही सबसे पहले लिखना रहता है। तो इसका डेफिनेशन क्या है? सो किडनी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एबनॉर्मलिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 मंथ, ये आपको मेंशन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है। सो किडनीज स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एबनॉर्मलिटीज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 मंथ्स एंड इधर कितना क्या होना चाहिए? GFR लेस देन 60 ml पर मिनट पर 1.73 मीटर स्क्वायर बॉडी सरफेस एरिया। और मार्कर ऑफ किडनी डैमेज लाइक हम लोग को मिल सकता है, लाइक एल्बुमिनेरिया। इमेजिंग में हम लोग को डिफॉर्मिटी देख सकता है एंड बायोप्सी करेंगे तो फिर हमको पैथोलॉजी मिल सकता है। तो ये है इसका केडिगो 2021 के अकॉर्डिंग डेफिनेशन, और यही हमको लिखना है। ठीक है। किडनीज स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एबनॉर्मलिटीज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 मंथ्स, इधर GFR इज लेस देन 60 ml पर मिनट पर 1.73 मीटर स्क्वायर बॉडी सरफेस एरिया और मार्कर्स ऑफ द किडनी डैमेज। ठीक है। अब एपिडेमियोलॉजी देख लेते हैं। तो इसका ग्लोबल प्रीवेलेंस वैसे 10 to 13% है एंड डायबिटीज मेलाइटस एंड हाइपरटेंशन आर मोस्ट कॉमन कॉज है इसका। एंड CKD इंक्रीजेज कार्डियोवास्कुलर रिस्क एंड मोर्टेलिटी। सो ये दोनों तरीके से होता है। अगर CKD हुआ है तो फिर वो हाइपरटेंशन करवाएगा, और हाइपरटेंशन की वजह से CKD भी होता है। तो ऐसे ये बाई मॉडल तरीके से होता है। अब देख लेते हैं इसका इटियोलॉजी। तो मोस्ट कॉमन कॉज हम लोगों का टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस ही होता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल रहता है 30 to 50% ऑफ दी केसेस के लिए। देन हाइपरटेंशन रहता है 27.2%। देन उसके बाद हम लोग का रहता है ये प्राइमरी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। देन उसके बाद सब रहते हैं जैसे टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, क्रोनिक ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, देन हेरिडिटी और सिस्टिक डिजीज एंड सेकेंडरी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और वास्कुलाइटिस, प्लाज्मा सेल डिस्क्रेजिया और नियोप्लाज्म एंड सिकल सेल नेफ्रोपैथी। अब देख लेते हैं इसका रिस्क फैक्टर भी वही रहेंगे, जैसे डायबिटीज मेलाइटस हुआ है, हाइपरटेंशन है, कार्डियोवास्कुलर कुछ डिजीजेज है, देन फैमिली हिस्ट्री और एज ग्रेटर देन 60 ईयर है, एंड स्मोकिंग, ओबिसिटी, ये सब रिस्क फैक्टर रहते हैं। तो इसका पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं। तो इसका एक ऐसे पैथोफिजियोलॉजी नहीं होगा, दो तीन ऐसे पैथोफिजियोलॉजी लिखना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने देख लिया था कि कॉजेस, मोस्ट कॉमन कॉजेस क्या होते हैं, फिर उसके बाद क्या होते हैं ये सब। तो अगर हम लोग लेते हैं डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन, तो ये क्या करेगा? ऑब्वियस सी बात है, ग्लोमेरुलर हाइपरटेंशन करेगा। इसके वजह से क्या होगा? हम लोग का जो ग्लोमेरुलाई है वो क्या होगा? डैमेज होगा, एंड दैट विल अल्टीमेटली लीड टू दैट क्रोनिक किडनी डिजीज। ठीक है। अब जाते हैं हम लोग इन्फ्लेमेटरी कुछ कंडीशन हुआ है। ठीक है। तो इन्फ्लेमेशन क्या करवाएगा? एक्सेस ग्रोथ ऑफ मिसेंजियल करवाएगा। ठीक है। ये हम लोग का ग्लोमेरुल में प्रेजेंट रहता है मिसेंजियल सेल। अब ये माल फंक्शन ऑफ पोडोसाइट्स करेगा जिसकी वजह से ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस होगा, एंड दैट विल इवेंचुअली लीड टू दैट क्रोनिक किडनी डिजीज। ठीक है। अब एक्सेस ग्रोथ ऑफ मैसेंजर क्या करवाएगा? रिलीज ऑफ इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस एंड क्यूमोकाइंस हो सकता है, ये अल्टीमेटली फिर ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस करेगा। और वैसे ही रिलीज ऑफ एक्सेस एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स भी करवा सकते हैं, जो कि हम लोग को ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस तक लेके जाएगा, एंड अल्टीमेटली दैट विल लीड टू दैट क्रोनिक किडनी डिजीज। अब ऑक्सीडेटिव कुछ स्ट्रेस है, तो ये प्रोफाइब्रोटिक फैक्टर को एक्टिवेट करेगा, जनरेशन ऑफ मायोफाइब्रोब्लास्ट होगा एंड फाइब्रोसिस होगा, एंड दैट विल लीड टू क्रोनिक किडनी डिजीज। तो इस तरह से आपको दो तीन ऐसे पैथोफिजियोलॉजी लिख के आना है। ठीक है। अब आते हैं हम लोग स्टेजिंग। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर कुछ है इस चैप्टर में तो वो है स्टेजिंग। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपको अगर ये टेबल हम लोगों ने बना दिया तो फिर ऑब्वियसली बात है एग्जामिनर ये समझ जाएगा कि इसको आता है, क्योंकि हमने ये टेबल बना दिया। तो स्टेजिंग ऑफ CKD कैसे करते हैं? ठीक है। तो फिर इसके स्टेजिंग में देखो, G1 G2 G3A G3B G4 G5 ये होता है। ये बेसिस होता है किसका? GFR की बेसिस पे। GFR कैटेगरी दैट इज इन ml पर मिनट पर 1.73 मीटर स्क्वायर बॉडी सरफेस एरिया। और एक होता है हम लोग का एल्बुमिनेरिया कैटेगरीज के बेसिस पे, तो उसको हम लोग A1 A2 एंड A3 हम लोग बोलते हैं। ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग G1 को। तो नॉर्मल और हाई रहता है, तो हम लोग को जो GFR होगा ग्रेटर देन 90 ml पर
मिनट पर 1.73 मीटर इसका बॉडी सरफेस एरिया होगा, ठीक है। अब G2 में हम लोग का माइल्डली डिक्रीज्ड रहता है, like 60 to 89. Then G3A में mildly to moderately decreased, that is 45 to 59. Then G3B moderately to severely decreased, that is 30 to 44. And severely decreased रहता है G4 में, that is 15 to 29. and G5 में kidney failure less than 15, ठीक है। तो फिर इसको याद कैसे कर सकते हो आप लोग, G5 से लिखना चालू करना, देखो लेस देन 15 है, फिर 15 टू 29 है, 29 यहाँ खत्म हो गया, फिर ये 30, ऑब्वियस सी बात है 30 टू 44, फिर 44 यहाँ हो गया तो 45 आएगा, 45 टू 59, देन ये। अब हम लोग का जो परसिस्टेंट अल्बुमिनुरिया कैटेगरी रहता है, इसमें A1 A2 एंड A3 रहता है, ठीक है। तो फिर इसमें देखो नॉर्मल टू माइल्डली इंक्रीज कब बोलेंगे, लेस देन हम लोगों का 3 mg पर मिली मोल आ रहा है, तो अगर हम लोग A2 कब बोलेंगे, मॉडरेटली इंक्रीज बोलेंगे, 30 टू 30 mg पर मिली मोल है, एंड A3 सीवियरली इंक्रीज ग्रेटर देन 30 mg पर मिली मोल, ठीक है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे आप लोग को मेंशन करने की जरूरत है, क्योंकि ये हम लोगों का G1 और G2 को हम लोग नो सीकेडी इन अब्सेंस ऑफ मार्कर, अगर मार्कर अब्सेंट है तो अभी हम लोग नहीं लेते, क्योंकि हम लोग डेफिनेशन में ही देखा था कि लेस देन कितना होना चाहिए, GFR हम लोग का 60 होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो G1 में भी देखो और G2 में भी देखिए ये 60 है या फिर 60 से एबव है, तो इसको ऐसा क्यों लेते हैं, G1 G2 ऐसा कैटेगराइज क्यों किया है, क्यों, क्योंकि देखो अगर हम लोग का नेफ्रॉन लॉस होता है, नेफ्रॉन लॉस होने की वजह से हम लोग का जो कुछ नेफ्रॉन बच गया वो ज़्यादा काम करने लगता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग हाइपर फिल्ट्रेशन, और हाइपर फिल्ट्रेशन की वजह से फिर वो सीकेडी में जा सकता है। यहाँ पे हम लोग को लेस देन 90 क्यों दिखा रहा है, क्योंकि नेफ्रॉन डैमेज होने के बाद भी, कुछ नेफ्रॉन डैमेज होने के बाद भी हम लोग का कुछ नेफ्रॉन बचा हुआ है जो कि हाइपर फिल्ट्रेशन कर रहा है, उसकी वजह से हम लोग का वैल्यू कितना आ रहा है, ग्रेटर देन 90 आ रहा है। और वैसे G2 में भी 60 टू 89 आ रहा है, बट लेकिन वो इवेंचुअली हम लोग का लीड कर सकता है सीकेडी, इसलिए हम लोग इसको G1 एंड G2 कैटेगरी में रखते हैं। फिर उसके लिए हम लोग मार्कर करवाते हैं, ये सब मार्कर ये सब करवाएंगे, और ठीक है, तो इसीलिए इसको G1 G2 में ऐसे रखते हैं। अदरवाइज हम लोग का जो अगर अब्सेंस मार्कर है, तो फिर G1 एंड G2 ये हम लोगों का सीकेडी कैटेगरी में नहीं आता, लेकिन ये आपको स्टेजिंग में लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। होप दोस्तों ये स्टेजिंग आप लोग को अच्छे से समझ आया होगा। अब आते हैं हम लोग क्लिनिकल फीचर में, तो अर्ली सीकेडी अगर हुआ है तो क्या क्या देखने को मिलेगा, तो ऑफन असिम्प्टोमेटिक रहता है, मे प्रेजेंट विद नॉक्टूरिया या फिर पॉलीयूरिया से प्रेजेंट कर सकते हैं पेशेंट। देन हिमेचुरिया हो सकता है, फोमी यूरिन हो सकता है बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ प्रोटीन एंड फैट की वजह से, एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल दैट मेलेज फटीक वीकनेस ये सब हो सकते हैं। अब आता है क्लिनिकल फीचर में, तो एडवांस्ड अगर सीकेडी हो गया है तो फिर यूरेमिक सिम्टम देखने को मिलेगी। अब यूरेमिक सिम्टम की वजह से क्या क्या लीड करेगा ये, तो एनोरेक्सिया, बहुत ज़्यादा उन लोगों में एनोरेक्सिया रहता है, ठीक है, बिल्कुल भी खा नहीं पाते वो लोग। आप लोग केसेस भी देखे होंगे आपके यहाँ तो छत्तीसगढ़ में बहुत कॉमन है, कांकेर जहाँ मैं पढ़ाई करता हूँ वहाँ। देन नोजिया, प्लूराइटिस, एडिमा, डिसिप्निया, कन्फ्यूजन, यूरेमिक इंसेफ्लोपैथी हो सकता है, ठीक है। अब हाइपरक्लेमिया सिम्टम्स आ सकते हैं, एंडोक्राइन सिम्टम आ सकते हैं, रेस्पिरेटरी सिम्टम आ सकते हैं, हेमाटोलॉजिकल सिस्टम आ सकते हैं, कार्डियोवास्कुलर सिम्टम आ सकते हैं। अगर आप लोग आंसर को अच्छे से लिखना चाहते हो तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ऐसा एक डायग्राम बना देना, ये ऐसा एक डायग्राम बना सकते हो, फिर क्या क्या सिस्टम को कैसे इन्वॉल्व करेगा और क्या क्या देखने को मिलेगा हमको सिम्टम्स, वो सब मेंशन कर देना, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्रेन से। तो न्यूरोलॉजिक में क्या क्या होगा, लेथार्जी होगा, कन्फ्यूजन, देन हैंड ट्रिमर होगा, स्लीप डिस्टर्बेंस होगा, अनयूजुअल बिहेवियर देखने को मिलेगा, एंड डिक्रीज्ड मेंटल शार्पनेस, ये सब देखने को मिलेंगे, ठीक है। इंटेगोमेट्री मतलब हम लोग के पेरीफेरी में क्या देखने को मिलेगा, तो परसिस्टेंट ईचिंग बिकॉज ऑफ यूरेमिया की वजह से ही, ठीक है, रैश, देन ब्रूजिंग, ये सब देखने को मिलेगा। अगर हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जाते हैं तो डिक्रीज्ड लिबिडो हो जाएगा, देन इरेक्टाइल डिसफंक्शन होगा, पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स होगा, मस्कुलोस्केलेटल में देखते हैं तो फिर जॉइंट पेन होगा, मसल स्टिचिंग एंड क्रैम्पिंग, ये सब होगा, ठीक है। अगर हम लोग इधर आ जाते हैं हिमेटोलॉजिकल एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में, तो फिर फटीग, चेस्ट पेन, नोज ब्लीड, फीट एंड एंकल स्वेलिंग हो जाएगा, हेड एक, देन फीलिंग कोल्ड, डिजीनेस, वीकनेस, ये सब देखने को मिलेगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, देन पेन विथ कफिंग एंड प्रोडक्टिव कफ, ये सब। जीआईटी में देखा तो वॉमिटिंग, नोजिया, पेन, लॉस ऑफ एपेटाइट, डायरिया, चेंज इन यूरिन आउटपुट एक्सेट्रा, ये सब देखने को मिलेगा। अब आते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन कैसे करेंगे हम लोग, पेशेंट आया है तो ऑब्वियस सी बात है पेलर देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ एनीमिया, तो ये एक इम्पॉर्टेंट सब टॉपिक बोल सकते हैं हम लोग सीकेडी की, एनीमिया ड्यू टू सीकेडी, तो वो एक अलग से चैप्टर हम लोग बनाएंगे, और एक और वीडियो रहेगा उस वो रहेगा बोन
मिनरल बोन डिसऑर्डर बिकॉज ऑफ दैट CKD। ठीक, तो दो इसके बाद कंटिन्यूस 2 लेक्चर और आएंगे इसके, तो वो भी आप जाके देख सकते हो। एडिमा दैट इज फ्लूइड ओवरलोड, देन हाइपरटेंशन, यूरिमिक फिल्टर आ सकता है, साइंस ऑफ बोन डिफॉर्मिटी आ सकता है, एंड जिसको हम लोग रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वाइवा में पूछा जा सकता है, कॉमनली पूछा जाता है। ठीक है, अब इन्वेस्टिगेशन में आते हैं तो फिर ब्लड करवाएंगे, उसमें यूरिया, क्रिएटिनिन, इलेक्ट्रोलाइट्स ये सब। यूरिन में हम लोग ACR, प्रोटीन यूरिया, माइक्रोस्कोपी करवा सकते हैं। इमेजिंग में अल्ट्रासाउंड, किडनी स्मॉल एंड संकन दिखेगा हमको। अदर्स बायोप्सी इफ अगर इंडिकेटेड है तो। अब GFR इंस्टीमेशन कैसे करेंगे? वैसे तो हम लोगों को सर बोले थे कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जब हम लोग को खुद ही पढ़ा रहे थे तब बोले थे कि बस किसके मेथड से करते हैं वो बस याद रख लो, क्योंकि इसका बहुत कॉम्प्लेक्स फार्मूला होता है। ठीक है, EGFR/CKD API होता है और MDRD इक्वेशन बोलते हैं उसको। अगर आप देखना चाहें तो नेट में सर्च कर सकते हो, या कंफर्म विद दी सिस्टेटिन C इफ अनसर्टन आ रहा है तो। आप डायग्नोसिस करें कैसे करेंगे? तो CKD एविडेंस ऑफ किडनी डैमेज और डिक्रीज्ड GFR लेस देन 60 फॉर ग्रेटर देन इक्वल टू 3 मंथ्स, ये हम लोग को हिस्ट्री अगर मिल रहा है तो फिर ऑब्वियस सी बात है वो हम लोग का डायग्नोस हो जाएगा। कॉम्प्लिकेशन ओवरव्यू कैसे करेंगे? जैसे कि हो सकता है हाइपरटेंशन, तो ये सब के लिए हम लोग को देखना पड़ेगा। हाइपरटेंशन, एनीमिया, मिनरल बोन डिसऑर्डर, एसिडोसिस एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीज, यूरेमिया, ये सब। मैनेजमेंट ओवरव्यू क्या क्या रहेगा हम लोग का गोल? तो फिर स्लो प्रोग्रेशन हम लोग वो करेंगे, ऐसा हम लोग ट्रीटमेंट गोल बनाएंगे कि वो जो प्रोग्रेस हो रहा है किडनी डैमेज वो थोड़ा स्लो हो जाए प्रोग्रेशन। ठीक है, अचानक से तो ठीक नहीं कर सकते, लेकिन फिर कॉम्प्लिकेशन को मैनेज करेंगे एंड प्रिपेयर फॉर रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो प्राइमरी प्रिवेंशन में वही रिस्क फैक्टर है, तो फिर उसको हम लोग आइडेंटिफाई, हाई रिस्क पर्सन मैनेज करेंगे, ओबेसिटी को इम्प्रूव करेंगे, ग्लाइसेमिक एंड बीपी कंट्रोल को अवॉइड करेंगे, हाई सॉल्ट डाइट एंड इंकरेज हेल्दी फूड एंड लाइफस्टाइल को। सेकेंडरी प्रिवेंशन में अर्ली CKD डिटेक्शन करेंगे, बेटर बीपी कंट्रोल, रास इनहिबिटर, SGLT इनहिबिटर, अदर ये सब देंगे। लोअर प्रोटीन एंड हायर प्लांट बेस्ड डाइट अवॉइड करेंगे, एंड अवॉइड करेंगे हम लोग क्या, AKI को, लोअर प्रोटीन एंड हायर प्लांट बेस्ड डाइट देंगे हम लोग। देन टर्शरी प्रिवेंशन, यूरेमिया एंड फ्लूइड मैनेजमेंट करेंगे, एंड टेलर्ड कार्डियोवास्कुलर एंड न्यूट्रिशनल थेरेपी एंड फार्माकोथेरेपी। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है जैसे कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन, डायलिसिस थेरेपी, पैलिएटिव सपोर्टिव केयर, ये सब दे सकते हैं। तो होप दोस्तों यहाँ पर हम लोग का ये लेक्चर ख़त्म हो जाता है। होप आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो जरूर से देखना, जो हम लोग का रहेगा एनीमिया बिकॉज ऑफ दैट CKD एंड बोन मिनरल डिसऑर्डर, मिनरल बोन डिसऑर्डर समथिंग। ठीक है, ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके ऊपर। ओके, थैंक यू सो मच। तो तो हम लोग वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आप नए हैं तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर लो, ऐसे ही लेक्चर हम लोग इस वीडियो में डालते रहते हैं, जो कि बहुत यूज़फुल रहेगा हमारे यूनिवर्सिटी में आंसर लिखने के लिए। थैंक यू सो मच।